जी, आज हम लोग रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 5 हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू रिलेशन डिस्कस की थी, प्राइमरी कीज वगैरह। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब है कि आपका डेटा जो डेटाबेस में मौजूद है, इट शुड बी रिलायबल एंड एक्यूरेट। और डेटा को रिलायबल बनाने के लिए और एक्यूरेट बनाने के लिए हम डेफिनेटली कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जब भी डेटा इंटर हो तो उसको कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली चेक किया जाए। अगर वो उन रूल्स को सेटिस्फाई करता है तो वो डेटा डेटाबेस में सेव हो, अदरवाइज जो है वो डिस्कार्ड हो जाए। ठीक है, तो डेटा इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। इंटेग्रिटी रूल्स आर डिजाइंड टू कीप द डेटा consistent and correct. These rules act like a check on the incoming data and are applied to maintain quality of data. DBMS provides several mechanisms to enforce integrity of the data in a column to ensure the quality of data in a database. So, ये जो डेटा इंटेग्रिटी रूल्स हैं, दे फॉल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। इन रूल्स के अकॉर्डिंगली जब जो डेटा जो भी इनकमिंग डेटा है, वेन एवर विल ट्राई टू अप्लाई दिस चेक ऑन द डेटा, तो डेटा हमारा डेटाबेस में कंसिस्टेंट होगा और एक्यूरेट होगा। तो फर्स्ट जो है एंटिटी इंटेग्रिटी, इट इंश्योर्स दैट द प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल डेटा। हमने डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी रिलेशन में हम कोई एक या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एक एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं विच एक्ट एज आइडेंटिफायर फॉर दैट रिलेशन, ताकि अगर हमने उसमें से किसी भी रिकॉर्ड को पिक करना है तो हम उस प्राइमरी की के थ्रू जो है वो पिक कर सकें। अब प्राइमरी की वैल्यू जो है एंटिटी इंटेग्रिटी के अकॉर्डिंगली कि प्राइमरी की वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती। ये इसी तरह से कि जैसे स्टूडेंट टेबल में जो आपकी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़े हैं, उनमें से कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसका कोई भी आईडी ना हो, तो क्या आपके एजी नंबर के बगैर उस टेबल में से डाटा रिट्रीव करना पॉसिबल है? नहीं। तो इस वजह से प्राइमरी की जो है, इट इज़ नॉट अलाउड टू हैव null value, because if we allow it then it is not possible to uniquely identify a tuple in a relation. एंटिटी इंटेग्रिटी है ये। नेक्स्ट हमारे पास डोमेन इंटेग्रिटी है, और डोमेन का मतलब है कि जिस सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम। और अब हम इसमें डोमेन इंटेग्रिटी जो है ना, इट इंश्योर्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वैल्यू एंटर्ड इन अ कॉलम। लाइक सपोज ये एज का जो कॉलम है, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि इंटीजर वैल्यूज आएँ। ठीक है, तो अगर हमने इसमें डोमेन इंटेग्रिटी अप्लाई की हुई है कि इसकी जो डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए, तो हम इसमें जो ए है वो टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से हम अगर किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू में कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही आनी है, जैसे जो आपका है ग्रेड, उसमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी ई एफ है और आई है, तो हम इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट उसमें डोमेन इंटेग्रिटी के अकॉर्डिंगली नहीं एंटर करवा सकते। तो डोमेन इंटेग्रिटी जो है, इट इंश्योर रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यूज एंटर्ड इन द कॉलम। नेक्स्ट जो है हमारे पास रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। आपको बताया हुआ है कि अगर हमने दो रिलेशंस के दरम्यान में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज पास्ड एज ए फॉरेन की टू द अदर टेबल। और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है ना, इट डिफाइंस रिलेशनशिप, इट प्रिजर्व्स द डिफाइंड relationship between tables when records are added or deleted. It ensures that key values are consistent across the tables. A value cannot be entered or inserted in the foreign key if it has no corresponding value in primary key field of the relation table. अब ये हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट टेबल है और एक कोर्स टेबल है। अब हमने इनको रिलेट करना है, तो कोर्स टेबल में से जो कोर्स आईडी है, जो कि यहाँ पे एज ए प्राइमरी की काम कर रही है, उसको हमने एज ए फॉरेन की स्टूडेंट टेबल में ऐड किया है। ठीक है, अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये कहती है कि आपके जो प्राइमरी की एज ए फॉरेन की वैल्यू फॉरेन की एक्ट कर रही है, उनकी वैल्यूज है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो एक 78 का रिकॉर्ड है, एक 56 का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे भी 78 और 56 तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस टेबल में 16 किसी भी कोर्स की आईडी नहीं है, तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये कुछ इंटेग्रिटी रूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है डेटा में एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्ड्स रूल हैं।
ये वही रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली जो है वो रिलेशनल मॉडल को डिज़ाइन किया गया। और ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट है, ये आपने पढ़नी है, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वो डेटाबेस लैंग्वेजेस हमारे पास आ जाते हैं। डेटाबेस लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं क्लास में ब्रीफली। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज दे आर यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, लाइक नेम द एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, एसोसिएट, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स। जबकि डीएमएल जो पार्ट है, इट इज़ यूज टू populate the data, like insert, modify, delete and retrieve the data from the database. अब जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस है जिसमें हमने डेटा ऐड करना है या अपडेट करना है या मैनिपुलेट करना है, तो इट कैन बी आइदर प्रोसीजरल डीएमएल और नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। प्रोसीजरल डीएमएल में हमें प्रोसीजर भी बताना पड़ता है कि क्या कौन सा डेटा रिट्रीव करना है और कैसे करना है। नॉन प्रोसीजरल में हमें जस्ट फंक्शन स्पेसिफाई करते हैं। आप कहें कि हायर लेवल क्यूरी है जिसमें हमें उसका प्रोसीजर जो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो रिलेशनल अलजेब्रा को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर में। और ये एक प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है। इट प्रोसेसेस वन और मोर रिलेशन टू डिफाइन एन अदर रिलेशन विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल रिलेशन। कि अब हमने डेफिनेटली जब डेटा रिट्रीव करना है तो हम उस पर डिफरेंट जो टेबल्स हैं हमारे, उस पर डिफरेंट ऑपरेशन वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जो रिलेशनल अलजेब्रा के थ्रू वी कैन आइदर अप्लाई दिस ऑपरेशन ऑन वन और मोर देन वन टेबल टू रिट्रीव आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। देर आर टू कैटेगरीज ऑफ ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, यूनरी एंड बाइनरी। ये आपको नाम से भी आइडिया होगा कि यूनरी ऑपरेशन वो हैं जो कि एक ही टेबल पे अप्लाई होते हैं, एक ही रिलेशन पे। इसमें हमारे पास सिलेक्शन और प्रोजेक्शन आ जाते हैं। बाइनरी ऑपरेशन दे इन्वॉल्व पेयर ऑफ रिलेशंस and they use two relation as input and produces a new relation as output। और इसमें हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, ये सारे आ जाते हैं। सबसे पहले हम यूनिटरी ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑपरेशन में सबसे पहला सिलेक्शन ऑपरेशन है। सिलेक्शन ऑपरेशन सिलेक्शन भी है और नेक्स्ट फिर आपके पास प्रोजेक्शन भी आ जाएगा। तो ये बोथ एक्ट एज फिल्टर ऑन अ रिलेशन, राइट। और सिलेक्शन ऑपरेटर की जो सिंबल है वो सिग्मा है और इट रिटर्न्स ओनली सर्टेन नंबर ऑफ टपल्स। अगर हमने किसी भी टेबल में से कुछ स्पेसिफिक रोज़ जो है वो डिस्प्ले करवानी है या रिट्रीव करनी है तो हम सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सपोज़ आपकी जैसे यूनिवर्सिटी का जो डेटाबेस है स्टूडेंट, उसमें एक रिलेशन है स्टूडेंट, और अगर मुझे अब करंटली उसमें मोर देन 20 और 30,000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, राइट। और अगर मुझे उसमें से जस्ट BSSC या BSBI के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो वो उसमें से जस्ट डिग्री आपकी मैच करेगा और उस डिग्री के अकॉर्डिंगली जितने भी 50 या 60 रिकॉर्ड्स बन रहे होंगे वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब उसमें मेरे पास जस्ट सिलेक्टेड रोज आई हैं, ठीक है, कॉलम्स सारे के सारे आए हैं। अगर आपने स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट के 10 एट्रीब्यूट्स का डेटा लिया हुआ है तो मेरी जो आउटपुट आएगी उसमें वो एट्रीब्यूट्स 10 के 10 नहीं होंगे, लेकिन रोज़ जो हैं वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स की होंगी विच बिलोंग टू अदर BSBI और BSSC। तो इट सेलेक्ट टपल्स यूजिंग अ कंडीशन। इसका सिंटेक्स जो है वो लिखने का क्या होता है कि सिग्मा का सिंबल है, सिग्मा शोज़ के लिए सिलेक्शन ऑपरेशन है, C का मतलब है कंडीशन है और R का मतलब है रिलेशन, कि किस टेबल में से आपने कौन सी कंडीशन के थ्रू डेटा रिट्रीव करना है। इट रिटर्न ओनली दोज टपल इन रिलेशन R दैट सेटिस्फाई कंडीशन C। और ये कंडीशन जो है इसको लिखने के लिए हम डिफरेंट कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये वाले हैं, इनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड है और नॉट है, ये भी आप लोगों को इनका अच्छे से इस्तेमाल पता है। तो यहाँ पे अब इसको जस्ट टू अंडरस्टैंड कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे अप्लाई होते हैं, तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल्स हैं। ये आपको पता है कि अगर हमने कोई कंपोजिट स्टेटमेंट लिखी हुई है और उनमें दो कंडीशंस हैं और उनको हमने एंड के साथ लिंक किया हुआ है तो उस कंडीशन का ओवरऑल रिजल्ट ट्रू कब होगा, अगर दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हैं। इसी तरह से अगर एक कंडीशन ट्रू और एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। इसी से और दोनों अगर फॉल्स है तो भी आंसर क्या होगा, फॉल्स है। तो एंड के लिए ज़रूरी है कि दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। और जो है उसमें अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो ओवरऑल स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। ट्रू ट्रू का आंसर ट्रू ही आएगा।
इसे से ट्रू और फॉल्स में चूँकि एक कंडीशन ट्रू है तो हमारी ओवरऑल कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। फॉल्स ट्रू, इसका भी जो रिज़ल्ट है वो ट्रू हो जाएगा। और अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट आएगा वो भी फॉल्स होगा। इसी तरह से नॉट जो है इट इज़ ऑपोजिट ऑफ द रिज़ल्ट। अगर ट्रू है तो उसका वो फॉल्स कंसिडर करेगा, फॉल्स है तो ट्रू रिज़ल्ट आएगा। इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें 4 एट्रीब्यूट है, नेम, ऑफिस, डिपार्टमेंट और रैंक। और इसमें इस वक्त 5 जो है टपल्स हैं या 5 रिकॉर्ड्स हैं, राइट, और 5 रोज हैं। तो इस पे अगर हमने सपोज वी आर आस्क्ड टू राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर इन CS डिपार्टमेंट, ठीक है, ये वही टेबल है हमारा। इसमें से हमें कहा गया कि आपने उन एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करना है जो कि CS डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सिग्मा डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, CS। अब ये जो ना डिपार्टमेंट, ये एट्रीब्यूट का जो नेम है ना वही हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी DEPT लिखा है, यहाँ पे भी DEPT लिखा है। और इस से जो हमने स्ट्रिंग मैच करनी है CS है तो डिपार्टमेंट वो टेबल में वही जो है स्ट्रिंग होनी चाहिए। जैसे CS है तो हमने CS टाइप किया और स्ट्रिंग है तो कोड सिंगल या डबल कोड्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद ये नीचे जो है ये कंडीशन लिखी हुई है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एम्प्लॉय हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो वो जहाँ जहाँ उसको डिपार्टमेंट CS मिलेगा उससे रिलेटेड जो जो टप्पल्स हैं वो हमें रिटर्न कर देगा। जैसे ये पहली टप्पल है जहाँ पे डिपार्टमेंट CS है तो वो एज इट इज़ उसने रिटर्न की सारे एट्रीब्यूट्स। इसी तरह से ये वाली जो बाबर वाली टप्पल है ये भी उसने एज इट इज़ रिटर्न कर दिया। तो इसमें जो हमारा टेबल था उसमें से सिलेक्टेड टप्पल्स हैं वो डिस्प्ले होंगी अलॉन्ग विद ऑल एट्रीब्यूट्स। इसी तरह से इफ़ वी आर आस्क्ड टू राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ विद द लास्ट नेम सलीम हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब दो चीज़ें आ गई कि एक तो उसका नेम जो है वो सलीम होना चाहिए और दूसरा जो है उसको असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय टेबल में देखें तो हमारे पास नेम की फील्ड भी है, नेम में सलीम, और रैंक की भी है। तो रैंक में हमने किस चीज़ को देखना है, असिस्टेंट होना चाहिए। और चूँकि दोनों ज़रूरी हैं, ठीक है, विद नेम सलीम एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, एंड का। तो ये जो नीचे लिखी ये पूरी कंडीशन है और आगे ये विद इन पेरेंथेसिस जो है वो रिलेशन का नेम लिखा हुआ है। जब ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होगी तो वो एम्प्लॉय जो जिनका नेम सलीम है और उनका रैंक जो है वो असिस्टेंट है तो वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है जिसका नाम सलीम है और उसका रैंक असिस्टेंट है। नेक्स्ट जो है, if we are asked to write a algebraic expression to select only those employees who are assistant professor or in economics department, तो कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू है तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएगी। जैसे डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ और यहाँ, तो जुनेद और गफूर जो है वो उन दोनों का रिकॉर्ड आ गया। रैंक असिस्टेंट कहाँ पे है, ठीक है, एक असिस्टेंट यहाँ पे है सलीम वाले में, ठीक है। तो और एक असिस्टेंट जो है ये गफूर का है, राइट। तो गफूर का तो चूँकि वो डिपार्टमेंट भी इकोनॉमिक्स है और ये तो रिकॉर्ड आई गई, तो हमारे पास आउटपुट में तीन तीन चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट या असिस्टेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। देन इफ़ वी आर आस्क्ड टू राइट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉय हु आर नॉट इन CS डिपार्टमेंट और लेक्चरर, जो ना तो CS डिपार्टमेंट में हो ना ही लेक्चरर हो, तो अगेन यहाँ पे हमने इन एम्प्लॉयज़ में से उन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है जो कि ना तो CS डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और ना ही लेक्चरर हैं। तो पहला ये डिपार्टमेंट CS है, दूसरे में ये लेक्चरर है, ठीक है, तीसरे में ये गफूर का रिजल्ट आ जाएगा कि ना तो ये CS डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है ना ही इसका रैंक जो है वो लेक्चरर है। इसी तरह से ये बाबर का रिकॉर्ड नहीं आएगा, सलीम का रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट ये तो था अगर हमने रोज़ सेलेक्ट करनी है तो हम सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर जैसे हमने कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे जो LMS है उसमें अगर फैकल्टी का डेटाबेस है और मुझे जस्ट फैकल्टी के नेम और ईमेल एड्रेस चाहिए, तो मैंने फिर उसके ऊपर फैकल्टी टेबल पे कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना है, प्रोजेक्शन। और अगेन ये एक यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि किसी एक ही टेबल पे अप्लाई होगा। और ये इसकी जो सिंबल है वो पाए है। और इसमें हमारे पास जस्ट जो लिमिटेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो रिटर्न होंगे, ठीक है, रोज़ सारी की सारी आएंगी।
लेकिन एट्रीब्यूट जो हैं वो थोड़े आएंगे। ठीक है, अगर मैं एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉयज़ के नेम और ईमेल एड्रेस लेना चाह रही हूँ, तो मुझे मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 500 है, 600 है, उन सारे एम्प्लॉयज़ के नेम और जो ईमेल एड्रेस हैं वो आ जाएंगे। इसी तरह से, और द डिग्री ऑफ रिजल्टिंग रिलेशन में भी इक्वल टू और लेस देन द ओरिजिनल रिलेशन। इसका सिंटेक्स क्या है कि आप अगेन पहले इसकी सिंबल जो पाए प्रोजेक्शन ऑपरेटर की है पाए, इसके सबस्क्रिप्ट में आप एट्रीब्यूट्स लिखेंगे और रिलेशन आर लिखेंगे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स जो हमने डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, राइट, और आर जो है वो रिलेशन है। जैसे कि एग्जांपल में कि वी आर आस्क्ड टू राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्प्ले ओनली द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पाए नेम कॉमा डिपार्टमेंट और रिलेशन का नेम। तो ये आपका ओरिजिनल टेबल है एम्प्लॉय, और इसमें से जस्ट एम्प्लॉयज़ के नेम और डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रूरी है कि हर दफ़ा हमने जस्ट रोज़ या कॉलम जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो अगर हमने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली रोज़ और फिर कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि वी कैन यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। जैसे मैं अगर कहूँ कि ओके डिस्प्ले द नेम एंड ईमेल ऑफ एम्प्लॉयज़ बिलोंगिंग टू CS डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब मुझे दो चीज़ें चाहिए, कोई एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, और साथ में सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का, सारे जो 600 एम्प्लॉयज़ हैं उनका नहीं, जस्ट जो CS डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड चाहिए। तो अब मुझे सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो वो दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे। अब जैसे इस एग्जांपल में शो द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द CS डिपार्टमेंट, तो हमने कॉलम कौन सा लेना है, नेम का, और कंडीशन क्या अप्लाई करने के, डिपार्टमेंट का होना चाहिए CS। तो हमने इसको यूँ लिखना है। इसमें याद रखिएगा कि जब हमने सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को कंबाइनली ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन अप्लाई होती है, जो ये विद इन ब्रैकेट लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद उस पर प्रोजेक्शन अप्लाई होगी। ये आपका ओरिजिनल टेबल है। इस पर जब हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन अप्लाई करेंगे, तो जिन एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट CS है वो पहले सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक हमारे पास रिलेशन आ गया है जिसमें नेम, ऑफिस, डिपार्टमेंट और रैंक के कॉलम्स हैं, और जस्ट कितने टपल्स हैं, 2 टपल्स हैं। अब ये एक रिलेशन है। ठीक है, इस रिलेशन पे हम ये वाला जो है प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, और इसमें से जस्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉयज हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जस्ट टू इन्फॉर्म यू, ये जो विद इन ब्रैकेट्स हैं, जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारे पास एक रिलेशन आर आ जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन का सिंटेक्स यही था ना, पाए नेम, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई रिलेशन होना चाहिए। तो ये जो जब सिलेक्शन हमने अप्लाई कर लिया तो ये आर ही आया, हमारे पास एक रिलेशन आया। अब इस पर हम प्रोजेक्शन फर्दर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से शो द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट इन CS डिपार्टमेंट और लेक्चर, ये वही है जो पीछे हमने डिस्कस किया है, जस्ट हमने उसके ऊपर बाहर क्या अप्लाई कर दिया है, प्रोजेक्शन के पाए नेम और डिपार्टमेंट, और ये नहीं होना चाहिए, ना CS होना चाहिए, ना उसका लेक्चरर रैंक होना चाहिए, और किस टेबल में से पिक करने हैं आपने, एम्प्लॉय टेबल में। इसमें से भी वो क्या करेगा, इस टेबल में से वो एम्प्लॉयज़ पिक करेगा जिनका डिपार्टमेंट CS नहीं है और रैंक भी लेक्चरर नहीं है, और फिर इसके ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई करके तो इसका जो नेम वाला कॉलम है वो डिस्प्ले कर देगा। तो ये ज़रा सोचिए कि हम पहले प्रोजेक्शन अप्लाई क्यों नहीं करते और बाद में हम सिलेक्शन अप्लाई क्यों नहीं करते। ठीक है, हम ये ऑर्डर रिवर्स क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑपरेटर्स हैं। सेट ऑपरेशंस जो हैं ये आपको ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है कि व्हेन वी वांट टू अप्लाई द ऑपरेटर्स ऑन मोर देन ऑन टू रिलेशंस, तो हम फिर सेट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, पार्टीशन, प्रोडक्ट और डिवीजन आ जाते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं सारे। तो सबसे पहले यूनियन जो है, यूनियन ऑफ टू रिलेशंस कंबाइन द टपल ऑफ बोथ रिलेशंस टू प्रोड्यूस अ थर्ड रिलेशन। यूनियन में क्या होता है कि सपोज आपका एक रिलेशन A है, एक रिलेशन B है, आपने इसके ऊपर यूनियन अप्लाई करना है। तो ये सिंपल क्या करेगा कि इन ये पहले टेबल की रोज़ और दूसरे टेबल की जो रोज़ हैं उनको कंबाइन कर देगा। ठीक है, और इसमें दोनों के टेबल्स का यूनियन कंपेटेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि सेम एट्रीब्यूट्स होंगे तो ये इनको इंटीग्रेट कर देगा, मर्ज कर देगा टू प्रोड्यूस अ थर्ड टेबल। इसी तरह से इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन जो होते हैं एट्रीब्यूट्स वो पिक करेगा। अगर ये सपोज इसकी सिंबल आपको पता है, ये इस तरह से होती है, दो रिलेशन है A और B, इनका इंटरसेक्शन आपने लेना है।
तो इसमें से जो कॉमन आपको रिकॉर्ड मिलेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा एज ए थर्ड टेबल। तो इसमें 1 A 10 कॉमन है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, ये भी आपको पता है कि डिफरेंस में क्या होता है। इसको हम डैश से सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, A-B भी आप कह लें इसको। तो टेबल ए या टेबल बी, अगर हमने A-B कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कौन से टपल्स हैं जो कि ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं हैं, तो वो कौन सी हैं, 2 और 3। तो ये आ जाएगा। इसी से अगर हमें B-A करना है तो वो आंसर डिफरेंट आएगा, और उसमें हमने क्या करना है कि बी में हो और ए में ना हो। ठीक है, तो बी में 4 और 5 हैं, ए में वो नहीं है, तो ये हमारे पास B-A का रिजल्ट आ जाएगा। और दोनों बराबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। A-B इज़ नॉट इक्वल टू B-A। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है, ये इसमें होता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन concatenates every tuple in one relation with every tuple in second relation। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आपका टेबल ए है, ये टेबल बी है। जब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है तो टेबल ए की हर टप्पल को वो टेबल बी की हर टप्पल के साथ बारी बारी जो है वो कॉन्केटनेट कर देगा। जैसे पहली टप्पल है A1 A10, इधर भी पहली टप्पल क्या है 1 A 10, 1 A 10 1 A 10। अब दोबारा वो क्या करेगा, 1 A 10 को अगली वाली टप्पल के साथ इंटीग्रेट करेगा, 1 A 10 4D10, 1 A 10 5E50। अब दूसरी टप्पल लेगा टेबल ए की 2B20, और उधर से पहली 1A 10, 2B20 4D40, 2B20 5E50। ठीक है, तो इस तरह से ये इनको 1 बाय 1 कंबाइन करता जाएगा। डिवीजन ऑपरेटर रिजल्ट्स इन कॉलम वैल्यूज इन वन टेबल फॉर विच देयर आर अदर मैचिंग कॉलम वैल्यूज कोरिस्पॉन्डिंग टू एवरी रो इन अनदर टेबल। अभी आपके पास टेबल है ए और बी, बी डिवाइजर है, राइट। और इसमें हमारे पास जो आउटपुट है वो जो बेसिकली डिफरेंट कॉलम है या मैचिंग वैल्यू जिसकी पड़ी है वो हमारे पास आउटपुट में आएगा। तो आउटपुट में हमारे पास ये के वाला जो कॉलम है वो आएगा। अब कौन सी वैल्यूज आएंगी, फॉर विच देर आर मैचिंग वैल्यूज इन बोथ। अगर जैसे ये आपका जो रिवाइज़र है, इसमें जो सेट है A1 1101 B 1201 C 1301, तो ये इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए क्या के की कोई एक सिंगल वैल्यू है, यस 10। इसी तरह से नेक्स्ट है B 1201, क्या बाकियों के लिए है, नहीं है, ये रिटर्न नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो ABC तीनों के लिए 30 वैल्यू मौजूद है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमें कहाँ पे प्रोडक्ट लेना है, कहाँ पे यूनियन डिफरेंस या डिवीजन अप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, जो हमें क्यूरी दी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड करना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फिर नेक्स्ट हमारे पास ज्वाइंस आ जाते हैं। अगेन व्हेन वी वांट टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, तो हम उनको ज्वाइंस के थ्रू जो है वो लिंक करेंगे और बाद में अपनी कंडीशंस या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली डेटा रिट्रीव करेंगे। तो इसमें वी कैन टेक प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड अप्लाई प्रोजेक्शन टू गेट द ज्वाइन ऑफ द टेबल। ज्वाइन ऑपरेटर combines data from one tuple of a relation with tuple from another or same relation when certain criteria are met। तो ये डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन इज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ सेलेक्ट ऑपरेशन यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर थीटा ऑन द प्रोडक्ट। In theta join, only selected rows of first relation are merged with all rows of the second relation and it is denoted by this। ये थीटा ज्वाइन की एग्जांपल है। सपोज वी हैव टू रिलेशंस, एक फैकल्टी और एक कोर्स, ये दो टेबल हैं। इनको हमने इनका ज्वाइन लेना है, और जैसा हमने पढ़ा था कि इसमें कब हमने थीटा ज्वाइन अप्लाई करना है, व्हेन वी आर आस्क्ड टू सेलेक्ट रोज ऑफ फर्स्ट रिलेशन, और बाद में आप उसको मर्ज करें दूसरी टेबल की रोज के साथ। तो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, कि आप वो पहले फैकल्टी टेबल में से उन रोज को सेलेक्ट करें जिनका डेजिग्नेशन एसोसिएट है। फिर जो आंसर आएगा उसको आपने कोर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका सबसे पहले फैकल्टी टेबल है। इसमें से हमारे जो कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डेजिग्नेशन एसोसिएट है, तो ये दो हैं हमारे पास। ये एक है अब्दुल्ला फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और आयशा हैं, आयशा इशफाक, और इनका डिपार्टमेंट जो है वो इकोनॉमिक्स है। ये दो हैं, ठीक है। तो ये जो पहली ब्रैकेट है इसके अप्लाई होने से इस रिलेशन के बाद में हमारे पास जो नया टेबल आएगा उसमें जस्ट 2 रोज होंगी, कॉलम सारे के सारे होंगे लेकिन रोज जो हैं वो ये वाली होंगी।
अब हमने जो है वो ये जो प्रोडक्ट है उसमें क्या डिस्कस किया होगा कि इसमें हर रो को कोर्स टेबल की हर रोज के साथ वो इंटीग्रेट करेगा। तो कैसे करेगा? सपोज ये पहला हमारा जो एम्प्लॉय है अब्दुल्ला 1002 फाइनेंस डिपार्टमेंट से एसोसिएट, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? CS 520 DBMS 1001। ठीक है, फिर इसी रिकॉर्ड को CS 511 के साथ, फिर इसी रिकॉर्ड को CS 430 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। फिर दूसरा रिकॉर्ड हमारा क्या है? आयशा इशफाक वाला, उसको भी तीनों जो कोर्स रिलेशन के रिकॉर्ड हैं उनके साथ वो मर्ज करेगा। तो इसमें याद रखना है आपने कि थीटा जॉइन में सबसे पहले वो क्या करेगा कि पहले टेबल में से कुछ रोज़ को सिलेक्ट करेगा, फिर उन रोज़ को कोर्स के साथ मर्ज करेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास इक्वी ज्वाइन आता है। इक्वी ज्वाइन टपल्स आर ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ ए कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू रिलेशंस। हम इसमें दो टेबल में जो कॉमन वैल्यूज है ना उनकी बेस पे उनको हमने ज्वाइन करना है, राइट। और इसमें एक और जो मसला है वो ये कि कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशन अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट। अब ये एक टेबल है फैकल्टी और एक टेबल है कोर्स, इनका हमने इक्वी ज्वाइन लेना है। और किस बेस पे लेना है? इनका जो कॉमन आईडी है, कॉमन एट्रीब्यूट है। कॉमन एट्रीब्यूट इसमें क्या है? ये फैक आईडी और FID, राइट। जहाँ पे ये मैच करें उनको आपने क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। तो 101 है, यस। तो 101 वाला जो सारा ये रिकॉर्ड है, उस्मान खलील CS असिस्टेंट, इसको वो कंबाइन कर देगा या ज्वाइन कर देगा CS 520 DBMS 1001 के साथ। दूसरा हमारे पास कौन सा? 1003, इसके पूरे रिकॉर्ड को 103 वाले से ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो इसमें अब रिपीट कौन सा हो रहा है? ये फैक आईडी और FID सेम वैल्यूज आ रही है ना, आइदर इनका एट्रीब्यूट नेम डिफरेंट है लेकिन वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो ये इक्वल ज्वाइन में ऐसे ही होगा। लेकिन जो नेचुरल ज्वाइन है, अगर हम जा रहे हैं कि जो रिपीटिंग या कॉमन एट्रीब्यूट है वो एक दफ़ा ही जस्ट आए, तो हम फिर नेचुरल ज्वाइन लेंगे। ठीक है, और नेचुरल ज्वाइन में क्या होगा? अगेन वही दोनों रिलेशन में एक कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे वो एक टेबल बना देगा। और एफ जो अब इसमें वही 1001 और 1003 वाली कॉमन एट्रीब्यूट है, तो इसमें जस्ट वो फैक आईडी को शो कर रहा है, FID को शो नहीं कर रहा। ये जो इक्वी है और नेचुरल है दोनों सेम है, जस्ट इक्विजन में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो दो दफ़ा आ रहा है और इसमें वो नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेमी ज्वाइन आ जाता है। सेमी ज्वाइन भी नेचुरल ज्वाइन ही है कि दोनों रिलेशन को कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे ज्वाइन करो। और सिर्फ अब इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो आउटपुट है ना उसमें जस्ट वो वाले एट्रीब्यूट आएंगे विच बिलोंग टू फर्स्ट रिलेशन। अब ये फैकल्टी रिलेशन है, कोर्स रिलेशन है, इसमें कॉमन एट्रीब्यूट फैक आईडी का है। 1001 उस्मान खलील CS असिस्टेंट, और यहाँ पे CS 520 DBMS 1001। ठीक है, ये पीछे यही है ना हमारे पास। लेकिन अब इसमें से जो सिर्फ वो एट्रीब्यूट हमें आउटपुट में आएंगे जो कि पहले टेबल से बिलोंग करते हैं, वो हैं फैक आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन। इस तरह से दूसरा रिकॉर्ड कौन सा कॉमन है? 1003 वाला। तो इसके सिर्फ ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आउटपुट में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आउटर ज्वाइन है। आउटर ज्वाइन में भी अगेन हम दोनों रिलेशन की जो टपल्स है ना उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। और जहाँ पे मैचिंग वैल्यू नहीं होंगी वहाँ पे हम उसको नल प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटर ज्वाइन कौन से हैं? लेफ्ट है, राइट है और फुल है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन की सिंबल ये वाली है, और इसमें होता क्या है कि सपोज अब ये दो टेबल हैं, पीपल एंड मेन्यू, तो इसका जब हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन लेंगे तो इट इंक्लूड ऑल टपल्स ऑफ लेफ्ट हैंड रिलेशन एंड इंक्लूड्स ओनली द मैचिंग टपल फ्रॉम राइट हैंड रिलेशन। तो जहाँ पे मैचिंग वैल्यू नहीं होगी वहाँ पे हम नल प्लेस कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक टेबल पीपल है, ठीक है, और इसको हमने मेन्यू के साथ इंटीग्रेट करना है। तो इसमें मैचिंग वैल्यू फूड है, राइट। तो अली 21 बर्गर, और यहाँ पे बर्गर कहाँ लिखा हुआ है? यस। तो कौन सा डे है? ट्यूसडे। तो आउटपुट में हमारे पास नेम, एज, फूड और डे का कॉलम बनेगा। ये हमारा पहला रिकॉर्ड अली है, 21 है, बर्गर और ट्यूसडे। फिर नेक्स्ट बिलाल, यानी कि बेसिकली पहला टेबल जो है ना उसको उसने दूसरे टेबल के साथ लिंक करना है। और उतने ही हमारे आउटपुट में रोज़ बनेंगे जितने के पहले टेबल में है। तो बिलाल 24 पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा अवेलेबल है, यस। डे कौन सा है? मंडे है। देन चौहान 23 बीफ, बीफ इज़ नॉट अवेलेबल सो नल। नेक्स्ट जो है वो दाऊद 19 मीट, मीट भी नहीं है मेन्यू में, तो उसके अगेंस्ट में क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। तो ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। इसका ऑपोजिट राइट आउटर ज्वाइन है कि इसमें अब राइट वाले टेबल के अकॉर्डिंगली उसने टेबल बनाना है, और जो मैचिंग वैल्यूज उसको मिलेंगी वो ठीक है, अदरवाइज वो
नल प्लेस कर देगा। जैसे पहले हमारे पास क्या है मेन्यू में, फूड और डे है ना, पिज़्ज़ा और मंडे। तो ये किसने ये फूड जो है किसके अगेंस्ट लिखी हुई है, बिलाल 24, तो ये बिलाल 24 आ जाएगा। फिर ट्यूसडे बर्गर किसके अगेंस्ट है, 21 अली, अली 21 के अगेंस्ट। फिर चिकन वेडनेसडे किसी ने ऑर्डर किया, चिकन नहीं है, नल आ जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे नल लिखा हुआ है। फिश भी नहीं किसी ने ऑर्डर किया, नल आ जाएगा। राइस भी नहीं तो नल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आउटर आउटर जॉइन है। अब फुल आउटर जॉइन में क्या होगा कि दोनों के जो है ना वो टपल्स को कंबाइन कर देगा। तो हमारे पास नेम, एज, फूड और डे का कॉलम बन जाएगा। और अली 21 बर्गर, ट्यूसडे बिलाल 24 पिज़्ज़ा, मंडे चौहान 23 बीफ नल, दाऊद 19 मीट नल। इसमें अब जो रह गई हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, चिकन वेडनेसडे, फिश थर्सडे, राइस थर्सडे, ये इनके अगेंस्ट नल लिख देगा। तो ये हमारा फुल आउटर जॉइन है।